हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स, जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी बेस्ट एजुकेशन। इसलिए तो मैं कहती हूँ बेटा कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लिंक शेयर करो, ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। हाँ, तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 का 14वां पाठ शुरू कर दिया है। नाम है पीपल, और आज हम करने जा रहे हैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तर, जो कि लिखा है गोपाल सिंह नेपाली जी ने। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अब मैं जानना ये चाहूंगी कि क्या आप प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। यदि दे पा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है वो बहुत अच्छे से कर सकता है, इनके उत्तर दे सकता है। पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर को मत देखिए। अब पहली बार तो हमने सुना नहीं है कि भाई पीपल का पेड़ होता है। पीपल का जो पेड़ है वो सबसे बुजुर्ग पेड़ माना जाता है, सबसे बड़ा, युगों युगों से आया है ये पेड़। और साथ ही साथ ये भी कि वो जितना घना और जितना विशाल होता है, संभवतः उतना विशाल और कोई वृक्ष नहीं होता। पशुओं के लिए छाया और एक आश्रय देता है, पक्षियों के लिए, हर एक के लिए, चाहे वो छोटे छोटे जीव जंतु हों, पक्षी हों, सबको घोंसला बना देता है, उसमें कोटर बन जाते हैं, उसमें वृक्ष लताएं सब की सब वहाँ पर बड़े मज़े से रहते हैं। तो पीपल का पेड़ हम सब के लिए भी बहुत उपयोगी है। पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है, वह हमें शीतल छाया प्रदान करता है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ता है तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया जो दूषित वायु है उसको ग्रहण करता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता ही है और पहले भी आपको पता होगा कि क्यों वृक्ष हमारे लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा है, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है? बुलबुल देखा है आपने, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर का रहता है, मटमैले से कलर का। ब्राउन कलर मतलब कत्थई, थोड़ा सा मटमैला, लकड़ी लकड़ी सा कलर। तो कब गाता है वो? जब वर्षा ऋतु आती है और शीतल हवा चलती है तो बुलबुल पक्षी गाने लगता है। ठीक है, जब वर्षा ऋतु आती है, शीतल हवा का झोंका पाकर पत्ते हिलने लगते हैं तो बुलबुल का गाना भी सुनाई पड़ने लगता है। अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बुलबुल बनाकर बताती। देखते हैं, कोशिश करते हैं। पक्षी तो अक्सर इसी तरह के रहते हैं। अब मान लो ये बुलबुल है, ठीक, ऐसे इस तरह के पक्षी ओ गीत गाने लगा। अब भाई ऐसा मत कहना कि ऐसा कुछ तो लग रहा है ना कि ये पक्षी है। हाँ, ये पक्षी है, ठीक है। तो जो बुलबुल का पक्षी रहता है, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। शीतल का अर्थ होता है ठंडी, ठंडा। तो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वो गीत गुनगुनाने लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। अगला है, वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। वन्य प्रांत, वन्य प्रांत मतलब जो वन का वातावरण है। तो वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य, देखते ही रहो, देखने योग्य। विविध प्रकार के पेड़, लताएं, झरना, झील और नदियों से बना प्रांत की शोभा ऐसी मनमोहक रहती है। ऐसा लगता है कि बस यहीं पर रहो, प्रकृति के
प्रकृति की गोद में अपने आप को रखने का मन करता है, वहीं रहने का मन करता है। वर्षा ऋतु हो, रिमझिम थोड़ी थोड़ी फुहार चल रही हो, ठंडी ठंडी हवा और पक्षी गा रहे हों, मोर नाच रही हो। किसी ने साक्षात प्रत्यक्ष रूप से मोर को नाचते हुए देखा है? देखा होगा, क्योंकि मोर इतना प्यारा पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। अधिक ऐसा नहीं है कि इंसानों से डरता है। कुछ कुछ एरियाज या क्षेत्र तो ऐसे हैं कि मोर घरों में आ जाते हैं, दाना चुगने आ जाते हैं। तो मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है, तभी तो राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। तो वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। विभिन्न प्रकार के पेड़, लताएं, झरना, झील, ये सब मार्मिक होता है। चिड़ियों का कलरव, मोर का नाचना, हंस की क्रीड़ा, ये सभी जंगल की शोभा बढ़ाते हैं। वन्य प्रांत मतलब जंगली, या कानन भी कहते हैं आप, कानन, ठीक है, कानन भी कहते हैं। अब है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यदि आपसे कहा जाए भावार्थ लिखिए तो आप भावार्थ लिख देंगे, लेकिन यदि कहा जाए आशय स्पष्ट करिए, फिर आप क्या लिखोगे? आशय स्पष्ट करने में आपको लिखना होगा उसका संदर्भ, ठीक है, प्रसंग। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 के कौन से कविता से ली गई है? पीपल कविता से ली गई है, और इसके कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। और प्रसंग क्या होगा? इस कविता में प्रकृति के मनोहारी दृश्य का वर्णन है, पीपल के पेड़ का वर्णन है कि किस तरह से पीपल का पेड़ हम सब के लिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वन्य प्राणी हो, मनुष्य हो, सबको आश्रय प्रदान करता है। अब देखेंगे हम क्या दिया है। ऊपर विस्तृत नभ नील नील। विस्तृत, विस्तृत का अर्थ क्या होगा? विस्तृत, फैला हुआ, ठीक है, पूरे में विस्तार या बहुत बड़ा। विस्तृत रूप से उत्तर दीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तो बड़ा कह सकते हैं। नभ का अर्थ आप जानते ही हैं, नभ का अर्थ होता है आकाश। नीचे वसुधा, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। नीचे वसुधा में नदी, झील, जामुन, तमाल, इमली, करील, जल से ऊपर उठता मृणाल। जल, अब जहां पर तालाब है, तालाब में पानी है, और वहां पर मृणाल मतलब जो कमल के फूल की जो डंडी रहती है बड़ी सी, वो कि इस तरह से ऐसे आके, और कमल का फूल भी खिला हुआ है उस डंडी में। इतना मनोहारी वर्णन, ठीक है। ये तालाब है और उसमें कमल खिला हुआ है। फुनगी पर खिलता कमल कमाल। अब फुनगी मतलब बिल्कुल जो डाली है उसके ऊपर पर। वन प्रदेश में ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी है तो कहीं झील है। जामुन आदि विविध प्रकार के पेड़ हैं। झील में लाल लाल कमल खिले हैं, जिससे वन प्रदेश की शोभा मनोरम हो रही है, मन को रमने वाली हो रही है, मन को भाने वाली हो रही है। इतना सुंदर वर्णन है इस कविता में, और गोपाल सिंह नेपाली जी ने इतनी अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया है कि हमें सच में जब पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम प्रत्यक्ष उसी माहौल में चले गए। अगला है खड़े जहां पर शाल बांस, चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे रोज भोर, नाचा करते हैं जहां मोर। वन प्रदेश में जहां ऊंचे ऊंचे शाल और बांस के पेड़ हैं, शाल का पेड़ ऐसा लगता है कि बस गगनचुंबी हो, आसमान को छूने वाले हैं। बांस तो आपको पता ही है, लंबा सा, और बांस तो कितने उपयोग की वस्तु है। छोटे से छोटा गहना भी बनने लगा है आजकल तो।
इतनी हस्तकला में निपुण हो गए हैं कुशल कारीगर कि बांस के गहने बन जाते हैं, कानों में पहनने वाले अंगूठी, हाथ में पहनने वाले कंगन। बांस मेला लगता है वहां पर, बहुत टोकरी, पहले हमने टोकरी देखते हैं, या जो अनाज को जिससे साफ करते हैं सूपड़ा, ठीक है, या टोकरी, या बड़ी बड़ी डलियां बनती हैं जो किसानों के घरों में अधिकतर पाई जाती हैं। तो पहले बांस से वही बनता था, लेकिन आजकल और बहुत सुंदर तरीके से बारीक बारीक उसकी पिंचेस ऐसे करके निकाली जाती हैं और बहुत छोटे छोटे आइटम्स भी बनते हैं। वन प्रदेश में जहां ऊंचे ऊंचे शाल, हाँ देखो क्या लिखा है, खड़े जहां पर शाल बांस, चौपाए करते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रोज भोर, नाचा करते हैं जहां मोर। कहीं चकोर रोता है रात में और सुबह हो जाती है, फिर कहीं मोर नाचते हुए दिखाई देता है। तो वन प्रदेश में जहां ऊंचे ऊंचे शाल और बांस के पेड़ हैं, वहां वहां चौपाया जानवर चरते दिखते हैं। वन प्रदेश में नदी और झरने भी हैं, रात में चकोर की आवाज और दिन में मोर का नाच होने लगता है। चकोर पता है आपको, जैसे चंदा और चकोर। चकोर एक पक्षी है जो चांद को देखता रहता है, रात भर जागता रहता है और ऐसा लगता है कि चांद मुझे मिल जाए। चांद और चकोर कहते हैं ना, कितनी सुंदर जोड़ी, जैसे चंदा और चकोर। तो चकोर पक्षी है जो चांद को पाने की इच्छा में बस रोता ही रहता है, तो रात भर वो जागता है और सुबह जैसे ही होती है फिर मोर नाचने लगते हैं। तो प्रकृति की जो छटा है वो इतनी अनुपम है, इतनी निराली है कि उसका वर्णन कैसे किया जाए। अब है, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए, जैसे नील, नल। योजक चिन्ह पता है आपको? बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से जो चिन्ह होता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ना। अब लिखा है जैसे नील, नल, तो कविता में बहुत जगह आया है योजक चिन्ह। युग युग, नील नील, बूंद बूंद, कल कल, छल छल, ढल 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 ढल। आपने देखा कि योजक चिन्ह कहाँ दिख रहा है अधिकतर? कैसी शब्दावली में? जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है या शब्द की आवृत्ति हुई है, तो वहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि इसके रिपीट होने से उस वाक्य की या उस कविता की सुंदर और बढ़ जाती है। तो योजक चिन्ह जहां जोड़ने का काम करता है, वहीं पर शब्दावली को सुंदर या कविता को सुंदर बनाने का प्रयास करता है, जिससे अलंकार, आपको पता है ना अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते हैं। जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो, जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सुंदरता है, वहां शब्द अलंकार, और जहां अर्थों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थ अलंकार। अब युग युग, नील नील, बूंद बूंद, उनका एक ही है। युग युग मतलब दो बार युग है, ऐसा नहीं कि एक युग का अर्थ कुछ अलग है, दूसरे युग का अर्थ कुछ अलग है, उनका अर्थ समान। तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। कब हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश? जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भी समान हो। गोल गोल, डोल डोल, ये सब पुनरावृत्ति है। जब जब, चुन चुन कर, हिल डुल, लख लख, सुन सुन, चह चह, बह बह, रह रह, कोटर कोटर, आस पास, चिरालिंगन। यहां हर जगह आप देख सकते हैं कि योजक शब्द आया है। तो आप किसी तरह से विराम चिन्हों में कोई भ्रम तो नहीं है आपको? विराम चिन्हों का भी, यस बहुत सही, एक का आपको एक विराम चिन्हों का परिचय कराने के लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगा, ताकि आपको यदि विराम चिन्हों में कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको सही से सुधार सकें। यदि विराम चिन्ह हमने सुधार लिए तो हम हिंदी भाषा में कुशल कहलाने के योग्य हो जाएंगे। ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई हम पूर्ण रूप से कुशल हो गए, क्योंकि हिंदी भाषा का जो संसार है वो बहुत विशाल है, वृहद है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना इसको पाते जाएंगे। तो हम क्यों ना हम कोशिश करें कि हम सीखते रहें, पढ़ते रहेंगे। ठीक है।
अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? जब एक ही शब्द के और भी कई होते हैं नाम। जैसे यदि हम कहें कमल, कमल को और क्या कहते हैं? कमल तो सबने सुना है, और क्या कहते हैं? नीरज, पंकज, जलज। ठीक है। आकाश को क्या कहते हैं? नभ, गगन। ठीक है, ओके। धरती को क्या कहते हैं? वसुधा, भूमि, अवनी। तो एक ही अनेक नाम जिसके होते हैं, जैसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में पर्यायवाची होते हैं। अब यहां लिखा है तरु, कानन, सरिता, वसुधा और बयार। तरु पेड़, और मैं लिखूं वृक्ष। ठीक है। कानन जंगल, और एक और मैं लिखूं वन। सरिता नदी, और क्या कहते हैं इसको? सरोवर तो हमारा वो हो जाएगा। वसुधा धरती, भूमि, हवा, बयार को हवा और वायु। निर्झरनी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो इस तरह से जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो एक ही के कई नाम होते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आशा करती हूं बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर आपने सुन लिए हैं और अब आपको समझ में आ गए हैं। इसलिए अब किसी तरह की चिंता नहीं करना है और बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, ताकि आप हर एक विषय की ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स है जो फ्री, यस 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय, थैंक यू।